और एक बार तो एक लड़की ने बोल ही दिया था कि भाई तू तो बस यो कैमरा उठाया और वीडियो बनाने लग गई, जित भी देखा तो यो एक रन आ रही, तू कौन सीखे सिलाई नू बोली। वो दिन दूर नहीं है जब किसी दिन आपकी कोई रील वायरल होगी, फॉलोअर्स हज़ारों में फिर लाखों में हो जाएंगे, लेकिन वो मेहनत मांगेगी वो चीज़। ऑब्जेक्शन उठाती है कि भाई नई नई शादी हुई, इतनी जल्दी बाहर भेजने लग गए और वो भी इतनी दूर अकेली बहू। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड तो इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हम हमारी बहुत ही प्यारी स्टूडेंट कुसुम स्वामी का, जिनके आपने व्लॉग्स देखे होंगे होपफुली। पहले दिन से लेकर लास्ट तक इन्होंने व्लॉग डाले हैं और उनके माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो आप सीख सकते हैं कि एक बच्चे की क्या प्रोग्रेस होती है हमारे इंस्टीट्यूट पे। और बताएं आपने कैसे, मतलब कहाँ से आइडिया आपको कि व्लॉग शूट करके डालती हूँ पहले दिन से? भैया मैं व्लॉग मैंने ऐसे बनाने स्टार्ट किए थे, मेरे को अपनी फेस वैल्यू बनानी थी सोशल मीडिया पे। और फेस वैल्यू तो तभी बनती जब कंटिन्यू कुछ काम करते हैं। फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे हुनर भी सीखना था, स्किल सीखनी थी। फिर मुझे लगा कि मेरे को ना वहाँ पे जाना चाहिए, भिवानी टैलेंटेड तो इंसान। कहाँ से हैं आप वैसे? वैसे मैं पानीपत से बिलोंग पानीपत करती तो हूँ। ब्रांच भी खुल की थी उस टाइम पे। हाँ जी, लेकिन वही इशू होता है वहाँ पे ना, सीख तो लेते हैं फिर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पाता, फुल प्रैक्टिस नहीं होती। यहाँ पे पीजी में रह के रात को भी दिन में भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है और जो मेथड्स होते हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आपको तो घर पे क्या कुछ काम है घर पे जिससे आप कर नहीं पाएंगे? हाँ जी, छोटा बच्चा है, 2 साल का है, शादीशुदा हैं आप? बेबी बॉय है। एक एक कमेंट करके बताना क्या लगते हैं शादीशुदा। 2 साल का बच्चा है आपका, उन्होंने कौन संभाला फिर अभी? वो मेरी ननंद के पास है अभी फ़िलहाल तो। और रुक गया 2 साल का बच्चा आपके बिना? वो मेरी ननंद ना गांव में रहती है, उनकी शादी गांव में हो रही है। वहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। जो उनका कुनबा है वो भी बहुत अच्छा है। और बच्चे हैं उनके 2, एक लड़की एक लड़का है। तो उनके साथ दिल लग जाता होगा उसका? वो उसको इतनी अच्छी तरह से खिलाते हैं। जो मेरी ननंद है ना, उसको ये मम्मी बोलने लग गया वो। अच्छा। मेरे को लग रहा है मैं अगर 3 महीने और रह लेना यहाँ पे तो मेरे को तो भूल ही जाएगा। तो आपने जब यहाँ पे आप आए पहले दिन, ठीक है, और आपको अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करनी थी, पहले दिन कैसा फील कर रहे थे आप इंस्टीट्यूट में आके? तो मैं जब फर्स्ट बार यहाँ पे देखने के लिए आई थी ना कि मतलब भाई एडमिशन से कैसे पहले आप सिखाते देखने हैं। आए थे? हाँ जी, फर्स्ट पहले तो मैं देखने के लिए आई थी अकेले यहाँ पे, घर वालों से पूछ के। आने से पहले बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे मैंने। जब शादी से पहले मैं मैम की वीडियोस देखती थी, 2020 की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। और जो पड़ोसी होते हैं ना, उनका फ़ोन ले लेके मैं वीडियोस देखती थी। हाँ, स्टिचिंग से रिलेटेड मेरे को स्टार्टिंग से इसमें इस लाइन में इंटरेस्ट है। तो मैं जैसे कि उनके फ़ोन में ना फेसबुक था उस टाइम पे, इंस्टाग्राम इतना पता नहीं था इंस्टाग्राम के बारे में। तो मैं वहाँ उस पे ना रील ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी क्या चल रहा है। तो मैंने मैम की वीडियो देखी एक, उसमें मैम ने जैसे कि किसी कस्टमर का सूट सिला हुआ वो दिखा रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैं मेरे को उनका ना जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उस पेज पे जाके देखा तो उसमें स्टिचिंग भी सिखा रही है मैम। फिर कब की बात आ रही है, कितने साल पहले की बात है? ये 2020 की बात है। उस टाइम पे मैं कुंवारी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। वो आपकी एज कितनी रहेगी उस टाइम पे? मैं होंगी 15 साल की, छोटी थी, पर मेरे को इस लाइन में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा मैम तो स्टिचिंग भी सिखा रही है। उस टाइम पे ना इतना बड़ा सेटअप नहीं था, वो जो मैम की शॉप थी ना उसी में थी मैम उस टाइम पे। फिर मैंने देखा मैम तो सिखाती भी है मेरे को। जैसे जैसे मैंने आगे वीडियोस देखी तो पता चला कि हाँ बहुत अच्छा है इनका तो तरीका सिखाने का। और अगर मैं इनसे सीखूँगी ना तो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊँगी। और स्टार्टिंग से ये था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में, चाहे कैसे भी हो, किसी भी लाइन में हो, पर करना है। तो जब आप 2020 से मैम को जान रहे हो और 2023 में हमने ऑफलाइन सेंटर स्थापित कर दिया था, ठीक है जी, तो फिर आप इतना टाइम क्यों लगा, आपने 3 साल क्यों लिए? उस टाइम पे जैसे कि मैंने मैम की वीडियोस देखी ना, मेरे को उनका तरीका बहुत पसंद आया। मेरे को लगा भी कि हाँ मैं इनसे सीखूंगी तो मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे ना ये भिवानी था और मैं पानीपत रहती थी,
तो वो तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि पीजी भी नहीं थी उस टाइम पे, तो और इतनी दूर आना जाना कैसे हो पाएगा, प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिलता, अगर मैं रोज़ आती जाती तो फिर मेरी बड़ी पॉसिबल नहीं होता सिस्टर पानीपत से थी। दिल्ली तो अप डाउन। हाँ, तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, मैंने उनसे बात भी की, मखा दीदी मेरे को ना इनसे इस मैम से सीखना है। तो उन्होंने बोला तू कैसे आएगी जाएगी इतनी दूर, भिवानी का पता है तेरे को 3 घंटे का रास्ता है, वो भी बस से। फिर मैंने बोला कि देख लो बनता हो तो कुछ काम। फिर उन्होंने साफ मना कर दिया उस टाइम पे, बोला कि यहाँ पे जो टेलर है ना, सर्च कर कि कौन सा अच्छा सा टेलर है उससे सीख ले, ठीक है। फिर मेरा मन हट गया, मैंने क्योंकि मैम से ही सीखना था, फिर मैंने रिसर्च भी नहीं किया, क्योंकि मेरा माइंड उस चीज़ में अटक चुका था कि मैं सीखूंगी तो सिर्फ इस मैम से सीखूंगी, वरना मैं शायद ही कहीं पे सीख पाऊंगी, क्योंकि मतलब बाहर फिर आपने ट्राई नहीं किया कभी? नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया, फिर मैं वहीं पे रुक गई। फिर 2022 में मेरी शादी होगी, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद घर वालों ने शादी कर दी। पढ़ाई नहीं, उसको +2 बोलते हैं, +2 कंप्लीट होने के बाद। शादी होने के बाद, शादी को सिर्फ 6 मंथ हुए थे, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। फिर मैंने उसमें इंस्टाग्राम ओपन किया, अपनी आईडी बनाई, तो जैसे कि 1-2 दिन चलाया इंस्टाग्राम, फिर रील्स स्क्रॉल करती थी ना, तो मैंने फिर से मैम की आईडी देखी उस पर इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा ये मैं इस मैम को तो मैंने ना फेसबुक पे देखा था वहाँ पे, ये तो वही है, मैंने पहचान लिया तभी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी उनकी। तो फिर उस टाइम पे जब मैंने देखा तो जो 2022 में ये यहाँ पे ना चिनाई लगी हुई थी, काम शुरू हो गया था। काम चल रहा था, मैम ना इंस्टीट्यूट खोल रही थी उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि मैम तो बहुत बड़ा सिलाई सेंटर खोल रही हैं, ये तो सीखना चाहिए। फिर मैंने घर वालों से बात की, ससुराल वालों से, तो ससुराल वालों ने बोला कि अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इतनी दूर जाएगी कैसे रहेगी, क्योंकि तब भी पीजी का कोई सिस्टम नहीं था। फिर जो मेरी सास है ना, वो बोली कि अभी तो ना 1-2 बच्चा हो जाने दे, फिर घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो रिश्तेदारी है ना वो ऑब्जेक्शन उठाती है कि भाई नई नई शादी हुई, इतनी जल्दी बाहर भेजने लग गए, और वो भी इतनी दूर अकेली बहू को बिगड़ जाएगी, यहाँ चली जाएगी वहाँ चली जाएगी, बिलीव नहीं करते। फिर घर वाले बोले तू नहीं मानने वाली, तू तो जाके ही मानेगी। मैं कहा अब तो पीजी भी है, अब तो पीजी में रह सकते हैं, लड़कियां सीख रही हैं। मैंने जो पीके वर्मा दीदी थी उनकी वीडियो दिखाई घर वालों को, मैं कहा देखो इनका भी छोटा बच्चा और ये भी सीख के आई हैं और कितना अच्छा कर रही हैं, इनका बुटीक कितना अच्छा रन कर रहा है। अगर मैं भी सीख गई तो मैं भी कुछ ना कुछ कमाऊँगी, और पैसे तो कमाने ही चाहिए, काम ही आएंगे, घर में ही आएंगे। तो फिर घर वाले बोले कि चल कोई नहीं, अभी 2 साल का होने वाला है, देखते हैं, ऐसे करके बात टाल दी। फिर मैंने वो बात को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया 10-10 दिन में। मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती थी, आते जाते थे ना। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का खुद का बिजनेस है, वो ठेकेदार हैं जो ब्याह शादियों के ठेके लेते हैं। शादी पार्टी का जो होता है ना, उनके ठेके लेते हैं, और लेबर काम करती है। फिर उन्होंने बोला कि घर वालों को मना ले, अगर ये हाँ करते हैं तो ठीक है चली जाना। फिर ऐसे घर वाले मान भी नहीं रहे थे। जो मेरी नानी सास है ना उनके पास रहते हैं हम, जो मेरी सास है उनके पास नहीं रहते। मेरी नानी सास ने मेरे हस्बैंड को गोद ले रखा है। तो मैंने ना सबसे पहले तो उनको मनाना स्टार्ट किया कि नानी देखो, मैं जो इंटरव्यू होते थे ना उन वे दिखाती थी कि ये लड़की भी सीख के गई है। जो हम इंटरव्यू लेते हैं वो काम आते हैं महिलाओं को आगे बढ़ने में, ऐसा? मगर देखो ये ना सीख के गई है और कितना अच्छा बता रही है कि भाई अच्छा सिखाते हैं, अगर मैं चली गई तो कुछ ना कुछ सीख के ही आऊँगी। फिर नानी ने मेरी जो मम्मी जी हैं उनसे बात की, उनको बोला कि भाई इसने भेज ही दे हैं, क्यों करे ना क्यों करे, तो मानने जा गया। अगर सीख लेगी, सीखेगी, कुछ होगा तो ठीक है, ना होगा तो भी ठीक है, एक बार भेजे दे, इसकी भी मन की कर रख ले। मैं फिर जैसे कि ईब जनवरी में ना मैंने अपने, मेरी नानी बोली कि ना अगर तने जाना है ना तो फिर रियांशु है मेरे बेटे का नाम, तो रियांशु ने ना अपने तो थोड़ी देर के लिए ना दूर करना शुरू कर दे अभी से। ठीक बात है। मैं मार्केट जाती तो उसको घर पे ही छोड़ के जाती, अपने साथ नहीं लेके जाती थी। कई बार 2-2 घंटे भी हो जाते थे, तो नानी उसको ना ऊपर का खिलाती पिलाती थी, उसका पेट भर देती थी। ऐसे कर करके वो 2 दिन में थोड़ा उसको ढाला सा पड़ गया मेरे से दूर रहने का। स्टार्टिंग में तो रोया, दुखी भी करता था। फिर मार्च में मैंने आने से पहले अपनी ननंद के घर पे भेजा उसको 2-3 दिन के लिए। वहाँ पे गया तो दूध भी छोड़ दिया उसने, 2-3 दिन रह के आया। स्टार्टिंग में तो 1 दिन तो रोया,
फिर मेरी ननंद बोली कि कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। फिर उसने, जो उसके बच्चे हैं ना, उन्होंने उसको खिलाया। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है मेरे बेटे को। उसको पार्क में ले जाते, घुमाते फिराते, बाहर ही बाहर रखते, मतलब घर में तो बच्चा रह नहीं पाता, घुटन सी फील होती है बच्चे को। फिर ऐसे करते करते मैंने 2-3 बार भेज दिया उसको, फिर वो उसको ढाला पड़ गया मेरे से दूर रहने का। डाला मीन्स हैबिचुअल हो गया वो बाहर। उसको आदत होगी मेरे से दूर रहने की। फिर मैं अब मार्च के एंड में आई थी देखने के लिए कि भाई कैसा सिखाते हैं, कुछ समझ आएगा या नहीं आएगा। फिर मैं देखने आई, तो मैं जब फर्स्ट बार यहाँ पे मैंने एंटर किया था ना, मेरे को ऐसी वाइब आई एकदम जन्नत वाली कि मैं तो किसी जन्नत में आ गई। और रिसेप्शन पे मैं बैठी थी और मैं वो सारे अवार्ड्स देख रही थी। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना भैया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वर्ड्स में नहीं बता सकती। वो जो मैंने फर्स्ट बार देखा ना, वो चीज़ तो मेरा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाया था। अच्छा, उस टाइम कैमरा निकला ही नहीं फिर आपसे? नहीं उस चीज़ को कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाया। जो मेरी आंखें देख रही थी, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मेरे को लग रहा था कि एक दिन मेरे को भी ऐसा ही बनना है, मेरे को भी इतने सारे अवार्ड्स मिले। बहुत बढ़िया। आप समझे कि मैम को भी जो अवार्ड मिले वो स्टूडेंटों के कारण ही मिले हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई पर्सनल उपलब्धि है। जो भी उपलब्धि है वो सारी स्टूडेंटों के साथ मिल के आती हैं कि हम इस फील्ड में अच्छा कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट हैं तो हम कर पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट ही अच्छे ना, सपोज कीजिए किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में देखेंगे जिसमें जो अच्छा होता है, उसमें इसका मतलब जो बच्चे आते हैं वो अच्छे होते हैं, टीचर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो बच्चे आते हैं वो भी अच्छे होते हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे हमारे स्टूडेंट हैं, अगर वही नीलबटे सन्नाटा हूँ सारे, तो कैसे हम आगे जा पाएंगे? हमारे पास जब बच्चे आते हैं, अलग अलग एजुकेशन होती है, उनकी अलग अलग एज ग्रुप होता है, अलग अलग जगह से आते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं जो आते हैं, उनसे मन के इंस्टीट्यूट आज अच्छा हुआ है, उनके बदौलती अवार्ड्स हैं। हाँ। ठीक है, फिर आपकी जो क्लास हुई पहली क्लास से, कैसा फील आया आपको, क्या सीखने को मिला? फर्स्ट क्लास में तो इंट्रोडक्शन ही हुआ था, तो इंट्रोडक्शन दिया, मैम से बात की, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार में ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, मैम इतने बड़े पोजीशन पे हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड नाम की तो चीज़ ही नहीं दिखी। क्या होता है, जैसे आपको भी अब डिमोटिवेट करने वाले होंगे कुछ लोग, क्यों इतना परेशान होती है, क्या ही हाँ, फॉलोवर्स मेरे हैं? को बहुत लड़कियों ने डिमोटिवेट, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी किया। करेंगे। अब तू अपनी इस जर्नी को जारी रखना। अब तुम समझो, एक समय ऐसा आएगा, कोई ना कोई रील वायरल हो जाएगी और उससे ही फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। पीके वर्मा के जब फॉलोअर बढ़े थे ना, रात रात में पता नहीं 5-6 हज़ार से उसके 20 हज़ार हो गए थे, एक रील वायरल हो गई थी, समझ पा रहे हो? लेकिन हम सोचें कि हम तो एक रील डालोगे वही वायरल हो जाएगी, तो गलत बात है ना। मेहनत करते रहेंगे तो किसी दिन फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो है। मैं जब व्लॉग्स बनाती थी ना, तो काफ़ी लड़कियां मेरे पे हंसती थी। मैं क्या करती, सुबह के टाइम जाती ऊपर वॉइसिंग करने, तो कहती थी गर्मी में जाकर मरन लग रही है, नूनी राम तो सिलाई सीख लो, सिलाई सीखना आ रही है तो। और एक बार तो एक लड़की ने बोल ही दिया था कि भाई तू तो बस यो कैमरा उठाया और वीडियो बनाने लग गई, जित भी देखा तो यो ही करना आ रही, तू कौन सीखे सिलाई, नू बोली। और एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, होपफुली जो भी इन फ्यूचर भी आए वो ध्यान रखें, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान जितना ज़्यादा देगा ना, उतना बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिलाई सीखनी ही नहीं है, यहाँ पे सीखना यह है कि कैसे नौटंकी क्रिएट की जाएगी, कैसे किया जाएगा, कैसे रील बनेगी, कैसे उसको दिखाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, रिसेप्शन एरिया में अगर ये साइन करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा जो उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तब जाके अपना खुद का काम कर पाएंगे। हम यहाँ पे आए हैं, वरना अगर हम रील्स नहीं देखते तो यहाँ पे कैसे आते, कैसे पता चलता। बिल्कुल, सोशल मीडिया का ही खेल है सारा, और सोशल मीडिया की होपफुली आपको अच्छी पकड़ है। और वो दिन दूर नहीं है जब किसी दिन आपकी कोई रील वायरल होगी, फॉलोअर्स हज़ारों में फिर लाखों में हो जाएंगे, लेकिन वो मेहनत मांगेगी वो चीज़। हाँ, हमारे मेहनत काफ़ी तो स्टूडेंट्स लगती के है हैं हज़ारों में फॉलोवर हैं, कई स्टूडेंट्स के लाखों में फॉलोवर हैं, तो मेहनत मांगती है। रातों रात कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचें कि रातों रात में दिलजीत दोसांझ बन जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, जो ट्रेनर्स हैं जिन्होंने आपके डाउट सॉल्विंग करवाई होगी, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी, और क्या कैसे देखते हैं आप उनको? टीचर्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, जो भी पूछते हैं हर चीज़ बताते हैं। कभी भी ये नहीं बोला कि नहीं ये कर ले, जो पूछते हैं ना बल्कि उससे डबल ही बताते हैं हमेशा। और बहुत अच्छे से मेथड्स भी क्लियर कर देते हैं। अगर बाई चांस हम क्लास में तो देखते हैं गौर से, और क्या होता है बाहर निकलते ही वो सब ऊपर से चला जाता है एक बार के लिए तो, क्योंकि इंसान के लिए भूलना वरदान होता है, और एक समय के बाद हमारा माइंड रिटेंशन नहीं कर पाता उसको। जब हम उसको देखते हैं ना स्क्रीन पे, और मैम
बताती हैं तो एक बार तो ऐसा लगता है हाँ ये सारा कुछ आ रहा है, एब्जॉर्व हो रहा है माइंड में। लेकिन जब हम क्लास से बाहर निकलते हैं ना जैसे ही, वैसे जस्ट ये लगता है कि सब कुछ गया। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है, जब मैं प्रोफेशनल एडिटिंग सीख रहा था 2024 में प्रोफेशनल में एडिटिंग सीखी मैंने, और जब हमारा टीचर सिखाता था ना तो मुझे लगता है तो आसान है, यहाँ से कट मारा, यहाँ से ये कट कर दिया, ये कर दिया, इसको जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसे में। लेकिन मैंने प्रैक्टिस 1 या 2 बार ही की, 1 या 2 रील बनाई होगी मैंने ज़िंदगी में। काम ज़्यादा था तो यहाँ पे बिजी हुए और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाए। क्लास में बैठते वो सब आसान लगता था, हाँ। लेकिन 4 दिन के बाद अगर उसी क्लास को मैं ट्राई करके देखता तो नहीं हुआ, और फिर धीरे धीरे मैंने वो काम छोड़ दिया। इसलिए मैं बच्चों को ये समझाता हूँ कि प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, गलतियाँ हाँ, करें, मैं फिर तो गलतियाँ, क्या फिर करती- गलतियाँ, फिर ठीक हो जाएगा। मैं तो क्या करती, क्लासरूम में से आते ही सबसे पहले तो नीचे जाती अपना बैग लेके और फैब्रिक देखती कि भाई किससे क्या बनाना है, जो भी सिखाया जाता है वो साथ के साथ लेके बैठ जाती और एक बार तो अपना ही माइंड लड़ाती। अगर मेरे को लगता ना कि हाँ ये थोड़ा सा आ नहीं रहा माइंड में जो मैम ने बताया है, तो फिर दोबारा से टीचर्स से पूछती और फिर उसको कट करती। पहले तो निशान लगवाते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे कर, फिर मैं मार्किंग करती अपनी प्रॉपर तरीके से, फिर दोबारा चेक करवाती मैम से कि मैम देखो मैं इसको कट कर दूं। फिर मैम जो कई बार तो गलतियां भी निकली हैं कि भाई ये आर्मोल की लाइन यहाँ से नहीं यहाँ से जाएगी। कई बार मेरा आर्मोल बड़ा भी हो जाता था, जितना मेरा प्रॉपर रेडी है उससे 2 इंच बड़ा, 3 इंच बड़ा ऐसे। फिर मैम उसको सेट करती, फिर कट करती मैं। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ एक बार में तो कुछ नहीं आने वाला, ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके मेथड्स भी याद होंगे। और अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे चीज़ें रोज़ की रोज़ रिपीट होती थी ना, तो वो एकदम से माइंड में सेट हो गया अब आके, क्योंकि हमने 3 महीने तक 90 दिन वो एक ही चीज़ ट्राई की है। ओके, तो जो अभी आप यहाँ पे आए उससे पहले आप इसके बारे में, स्टिचिंग के बारे में, फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में कितनी नॉलेज रखते थे? इतनी खास नहीं थी मेरे को फ़िलहाल। मेरे को इंटरेस्ट था नए नए कपड़े पहनने का, बनाने का, लेकिन मैंने ना तो शादी से पहले किया और ना शादी के बाद किया। अब यहाँ पे आके ड्रेस नहीं सिली कभी? नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, बस तुरपाई करनी आती थी मेरे को, क्योंकि मेरी जो सास है ना वो सूट सिलती हैं। तो मैं कई बार जब गांव में जाती ना तो वो मेरे को हमेशा नया सूट लेके और सिल के पहना के तब भेजती थी। तो कई बार उनसे वो सूट सिल देती थी मेरा, और तुरपाई वगैरह होती नहीं थी, घर के काम भी होते हैं गांव में, तो डांगर भी हैं, खेत भी हैं। डांगर मीन्स पशु। तो फिर वो मेरे को बता देती कि ऐसे ऐसे करनी है। फिर उन्होंने मेरे को तुरपाई सिखा दी थी। फिर मैं अपने सूट पे तुरपाई कर लेती रात को बैठ के, और सुबह प्रेस करके वो पहन के आ जाती। और उससे अलावा मैंने कुछ नहीं बना के देखा कभी भी। अभी जब आप ब्लेजर पहन के यहाँ पे बैठे हैं, हाँ जी, और आपको 3 महीने यहाँ पे हुए, कैसा फील कर रहे हैं? मैंने जब आज फर्स्ट टाइम ब्लेज़र पहना ना, तो एक बार तो मेरे को, मैं मिरर के सामने खड़ी हुई, प्रोफेशनल वाली वाइब आई मेरे को कि हाँ मैंने कुछ तो सीखा है यहाँ के, कुछ तो बनाया है। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। मतलब जब मैम ब्लेज़र पहन के आती है ना, तो सेम मेरे को वही वाली वाइब आ रही थी जो मैम को देख के आती है कि देखो, एक एम्पावर की फील आई, एम्पावर हूँ मैं, कुछ स्किल्ड हूँ। तो जब कल आपकी फेयरवेल पार्टी हुई थी, फैशन शो था, उसमें कौन सी ड्रेस बनाई थी आपने? मैंने वो रस्सियों से बनाई थी, चोटियाँ गूँथ के रस्सियों की, और जो टॉप पार्ट था वो पूरा रस्सियों का बनाया था, और नीचे घेर बनाया था टिश्यू फैब्रिक का गोल्डन कलर में। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या वो ड्रेस आप कभी दोबारा पहन पाएंगे अपने घर पे? नहीं, दोबारा तो नहीं पहन पाऊँगी। क्यों बनाई आपने ऐसी ड्रेस? मैंने उसमें जो मेहनत की है ना, मेरे को कुछ यूनिक करके देखना था। फैब्रिक का तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेरे को फैब्रिक के साथ साथ और भी उसमें एक्टिविटी ऐड करनी थी, क्रिएटिविटी। मतलब एक सवाल था, अभी कुछ ही देर पहले मैं जब बैठा हुआ था तो किसी ने कहा कि जो बच्चों की ड्रेसेज है इससे लोग ना डिमोटिवेट होंगे, वो सोचेंगे कि ऐसी ड्रेसेज पहनी तो जाएंगे नहीं, क्या सिखाते होंगे? क्या मतलब ये जो ड्रेस आप बनाते हो रस्सियों से, सिखाया भी जाता है आपको यहाँ पे क्लासेज में? ये तो नहीं सिखाया जाता होगा? नहीं, ये नहीं सिखाया क्रिएटिविटी होती होगी? क्रिएटिविटी करते हैं बच्चे फैब्रिक के ऊपर, कोई कुछ जैसे कि बेस फैब्रिक का होता है और उसके ऊपर क्रिएटिविटी होती है, वो अलग अलग। जब आप यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले भी आपने ऐसी अतरंगी ड्रेसेस जरूर देखी होंगी हमारे फैशन शो में। हाँ जी। तो उससे देख के आपको मोटिवेशन आता था कि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता था कि क्या सिखा रहे हैं? नहीं, मोटिवेशन आता था, तभी तो मैं सिलाई सीखने के लिए यहाँ पे आई थी। क्योंकि हम बेसिकली ये बोलते हैं कि 3 महीने में हम आपको वो हर ड्रेस सिखा देंगे कि जो ज़रूरी है
आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। पिंटरेस्ट पे देखा आपने, इंस्टाग्राम पे देखा आपने, चाहे मेट गाला में देखा, क्योंकि एक लुधियाना में एक लड़की ने बना रखी थी और मेट गाला से इंस्पायर्ड प्रॉपर लगभग सेम कॉपी कर रखी थी। आप समझें जो मेथड्स हैं, मेथड्स सबसे मेन होता है। उसके ऊपर अभी इन्होंने ब्लेजर डाला हुआ, सपोज करते हैं, अगर ये ब्लेजर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवा देंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन मेथड तो सही है ना, मेथड तो चाहिए उसके लिए। तो मेथड हम सिखाते हैं 3 महीने में। ऐसा नहीं कि हम इनको 1000 तरह की ड्रेस सिखाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। मेथड्स वो सारे सिखा दिए जाएंगे जिससे वो कोई भी ड्रेस बना सकते हैं। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही है आपकी? रितु मैम के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जब हमें सर्टिफिकेट दिया गया था ना, अवार्ड मिला था अभी हमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो मैम ने फ़र्स्ट टाइम बुलाया अवार्ड देने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए। तो मैम ने फ़र्स्ट टाइम मेरा नाम लिया था कि आइए कुसुम, आपका ब्लेज़र बहुत अच्छा लग रहा है। 90 दिन में पहली बार आपका नाम लिया? हाँ जी, पहली बार लिया। मैं उस दिन इतनी इमोशनल हो गई ना, मेरी आंखों से खुशी के अपने आप ही आंसू निकल रहे थे, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही मैम थी। ने आपको जाहिर नहीं किया, लेकिन रील तो मैम के सामने भी आई होंगी आपकी, पक्का सबके सामने आ रही थी, वो फीड में आ रही थी आपकी रील जो है, वो फीड में आ रही थी। और होपफुली सभी स्टूडेंट्स के सामने और नज़दीकी जो लोग उनके पास पक्का गए होंगे, क्योंकि एक चीज़ को जब आप रिपीटेशन में करते हैं तो लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनाया था अवार्ड फंक्शन के टाइम पे आपने? मैंने ब्लेजर था उस दिन भी? हाँ जी, उस दिन भी ब्लेज़र ही पहना था। मैंने ब्लेज़र तो बनाया था इंटरव्यू के लिए, पर जो अवार्ड फंक्शन की ड्रेस थी ना, वो मेरी थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से मेरे को उस दिन ब्लेज़र पहनना पड़ गया। ओके, फिर ये ब्लेजर आपने दोबारा फिर से बनाया कि वही है ये? रिपीट किया है। इन 3 महीनों के दौरान लगभग आपका कितना खर्च हो गया यहाँ पे? मेरे 1 लाख प्लस तो चले गए हैं। क्या ये 1 लाख प्लस लगाना 3 महीने में यहाँ पे आके आपको लगता है सही डिसीजन आपकी लाइफ का? बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि जो चीज़ हमें यहाँ पे मिली है ना, वो तो 1 लाख में भी कम है, 1 लाख भी कम है मतलब उस चीज़ के लिए। तो जो मेथड्स हैं उससे ना हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक ड्रेस में मैम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, एक ड्रेस से आप बहुत सारी ड्रेस बना सकते हो, इस अलग-अलग तरह से टाइप मैम की। समझाती हैं। ओके, जो 1 लाख रुपए आपको लगा है और आपने तो व्लॉग डाले हैं होपफुली, तो वो उसको आप ब्रेकअप करके बताएं कि किस में कितना पैसा गया आपका? फीस में कितना, पीजी में कितना, फैब्रिक में कितना? फीस में तो 16,000 है, फीस के तो बहुत कम है, और जो फैब्रिक है ना उसी में गया ज़्यादातर तो मतलब पैसा। जो ड्रेसेस आपने बनाई बेसिकली मेन पैसा उसमें हाँ, जाता है? उसी में गया है। और जो आप ड्रेसेस बनाते हैं वो सारे आप इंस्टीट्यूट को दे के जाएंगे, घर लेके जाएंगे? क्या करेंगे उनका? घर लेके जाएंगे? घर लेके जाऊंगी घर भैया, लेके- क्योंकि मेरी बुटीक में काम आएंगे। Yes. तो आपने भी देखा होगा फुली के बच्चे अलग अलग बताते हैं, कोई 60,000 कहेगा, कोई 50 कहेगा, कोई 1 लाख कहेगा, कोई 2 लाख भी कह देगा। वो बेसिकली क्या है कि किस बच्चे ने किस फैब्रिक पे प्रैक्टिस की है, और जिसके हाथ में परफेक्शन से आएगा आप उसका देखेंगे कि उसके पैसे थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि और उसके घर के हालात सही हैं तो फैब्रिक महंगा लेगा। और वो जो ड्रेसेस बनाएंगे, अब जैसे इस गुड़िया ने ब्लेजर बना रखा है, जब कल को ये मालिक की दया से अपना बुटीक खोल के बैठेगी और ये ब्लेजर पहन के बैठेगी, और एक मान के चलो मेरा बुटीक है और मैं लेडीज और मैं सूट सलवार पहन के बैठी, तो होपफुली जो कस्टमर आएगा उसके पास पहले आएगा कि इसको ये काम तक आता है। और जब ये रील डालेगी, और मैं बच्चों को इसका नाम लेके मैंने बहुत बार मोटिवेट किया है, और ऐसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं डेली व्लॉग डालते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पहले खुद को दिखाना सीखो। खुद को जब दिखाना सीखेंगे तो हमारा बोल है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो जो कस्टमर है वो रिपीट में आने लग जाएगा हमारे पास। अगर हमारी आदत यही नहीं सुधरी कि हम गर्दन नीची करके बात करने लग रहे हैं, हमारे वॉइस में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई कुसुम, बता। बिल्कुल भैया। कितना कॉन्फिडेंस लेवल सुधरा तेरे आने के बाद? अगर तू पहला दिन का व्लॉग देखे और अब जाके 90वें दिन का व्लॉग देखे तो कितना फ़र्क महसूस करती है खुद में? बहुत ज़्यादा। मैं पहले ना कभी बोल भी नहीं पाती थी। जब मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम व्लॉग शूट किया था ना, और फिर उसकी वॉइस ओवर की, तो मेरे को इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, मैं उसमें वॉइस ओवर कर भी नहीं पाई। फर्स्ट वीडियो तो मेरी सॉन्ग पे ही है, देखना आप कभी। मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने सॉन्ग लगा के फिर डाल रखी है। फिर सेकंड में मैंने प्रैक्टिस की कि ऐसे ऐसे बोलना है, फिर मैंने वॉइस ओवर किया। फिर वो भी थोड़ा अजीब सा लगा मेरे को, वो भी नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने उसको अपलोड ही कर दिया। मैं कहा जा भाई तू जैसा मर्जी बनना, पर मैं तो अपनी प्रैक्टिस करूँगी तो सीखूंगी। जब तक मैं उसको अपलोड नहीं करूँगी ना, वो तब तक मेरी नज़रों में परफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम करते रहेंगे तो हमारी प्रैक्टिस भी होगी, और वो धीरे धीरे इंसान गलती अच्छा भी बनता चला जाता है। इंसान गलती क्यों करता है? जब वो पहली रील डालेगा और ये सोचता है जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, परफेक्ट सीख जाऊंगा तब डालूंगा, और परफेक्शन का दिन कभी नहीं आता उसकी मौत के दिन तक नहीं आता। यहाँ से जाने के बाद मेरी प्यारी बहन कुसुम, क्या करेगी तू? और करेगी तो करेगी, बिजनेस तो पक्का करेगी कुछ ना कुछ। क्या ये व्लॉग्स बनाना ऐसे जारी रखेगी?
हाँ, व्लॉग्स भी डाला करूँगी कभी कभी, लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद तो मैं एक ये चीज़ करूँगी, रोज़ की नई ड्रेस बनाऊँगी, बेशक मेरे को रात रात भर काम करना पड़े, और उसको अच्छे से शूट करके अपने पेज पे डाला करूँगी। पेज पे डालना। दूसरी बात, एक गलतियाँ कई क्रिएटर्स करते हैं, शुरुआत में ही करते हैं, आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसे आप घर जाओगे और ये थोड़ा सा माहौल आपका डाउन जाएगा, समझो आप यहाँ पे क्लासेस में थे, वहाँ से आप अलग वे में होगे, आपका बच्चा वापस आ जाएगा, परिवार होगा, काम होगा, तो आप क्या करेंगे, काम हो नहीं पा रहा, चलो सिलाई की नहीं कुछ और डाल देती हूँ घर की, वो गलती मत कर देना, आपके चैनल का सारा नहीं बिगड़ जाएगा। तो आप लिख देना कि भाई कुसुम स्वामी लाइफ डेली व्लॉग्स, उसको अलग कर देना आप। बेसिकली जो आप लाइफ का दिखाना भी चाहो और कोई आपको सलाह दो तो उसको नए चैनल पे, ताकि उसका नीचे एक अलग बने। और आज के दिन व्लॉग्स ट्रेंडिंग में मैंने देखा लाखों व्यू आते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद बिजनेस में? मैं बुटीक, पहले तो बुटीक खोल लूँगी। कहाँ पे? मेरा जो घर है ना वो मेन एरिया में है, पानीपत में ही? हाँ, शहर से आप? हाँ जी, बिल्कुल शहर में है। और उसमें ना एक दुकान भी है साइड में, उसमें पहले परचून की शॉप थी, जो मेरी नानी है ना वो बैठती थी उसमें, उनका घर में मन नहीं लगता था, तो मेरे हस्बैंड ने उनको परचून की दुकान खोल के दे दी थी। अब वो खाली कर दिया है, उसमें मैं अपनी बुटीक खोलूँगी, काफ़ी बड़ी दुकान है, उसमें मेरा सेटअप भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मेन चीज़ एरिया तो इतना हाई फाई है भैया, एक भी नॉर्मल वो नहीं रहता इंसान वहाँ पे, सारे किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई बिजनेसमैन है, सारे हाई फाई हैं। इसीलिए मेरे को इस लाइन में ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, मैं कहा यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। आप समझे, जैसे इस गुड़िया ने कहा। और बुटीक मैनेजमेंट में जो मैं ब्रांड बिल्डअप क्लास बताता हूँ तो उसमें ये बताता हूँ कि बेसिकली लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। हाँ जी, एक्चुअल में किसी बिज़नेस के लिए लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे आप दिल्ली से और सिरसा रोड पे निकले, ठीक है, वहाँ पे आप छोटा सा एक एनालिसिस करते हैं। मान के चलो दिल्ली से आप सिरसा निकले तो एक तो ढाबे हैं इस तरफ, दिल्ली से आते हुए सिरसा की साइड, एक सिरसा से दिल्ली जा रहे हैं तो एक ढाबे हैं इस तरफ। आपको क्या लगता है किस तरफ के ढाबे ज़्यादा चलते होंगे? सिर्फ रोड का फ़र्क है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, क्या लगता है? जो दिल्ली की साइड से आते हुए हैं वो वाले। क्योंकि लोग वहाँ से ट्रैफिक से जैसे मुक्त होंगे तुरंत वहाँ पे खाना खाएंगे, हाँ। 1 घंटे के रास्ते पे देख लेंगे। ऐसे ही आप समझो सिर्फ रोड ही तो है, सिर्फ डायरेक्शन का खेल है, उसके बावजूद उनकी सेल में दिन और रात का अंतर होता है। ऐसे ही जैसे अपना बुटीक जब आप खोलेंगे, अगर वो पोस एरिया है अच्छा है तो वहाँ पे अच्छा चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या लगता है आपको, जो आपने पैसा लगाया यहाँ पे लगभग लाख रुपए, इतने अच्छे एरिया में कितने दिन में कवर कर लेंगे उसको? मैक्सिमम 2 महीने में तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि 1 महीना तो बुटीक का सेटअप बनाने में ही जाएगा, और सेकंड मंथ में मैं आराम से, अगर मेरे पास मुश्किल से 10 कस्टमर भी आ गए ना तो भी मेरे क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी सारी बातें हमने की और होपफुली काफ़ी सारे बच्चे जो इनके व्लॉग्स देखे होंगे उन्होंने, वो सीख सकते हैं इनसे कि कैसे क्या करना है जीवन में, और कैसे मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। और धीरे धीरे आप देखो अब इनके व्लॉग्स लगभग परफेक्शन पे जाएंगे, और 1 साल के बाद आप देखेंगे तो तुझे अपनी क्वालिटी वही डाउन लगेगी। जैसे आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, अब ध्यान से समझना उस बात को। जैसे मान के चलो आज मैं अपना फ़ोटो देख रहा हूँ, ठीक है, वो जो मैं अपना फ़ोटो देख रहा हूँ और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यार 5 साल पहले मैं बहुत सुंदर होता था, इसका मतलब मैं डिक्लाइन में हूँ, पहले मैं अच्छा था अब नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ और मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ कि 5 साल पहले के फ़ोटोज़ को मैं चाह रहा हूँ कि कट जाएँ, अब मैं सुंदर दिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं ग्रोथ फेज में। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हमेशा ग्रोथ फेज में रहना। और जो आपके जो आज के व्लॉग्स हैं वो 1 साल बाद आपको अच्छे नहीं लगने चाहिए। आपको लगना चाहिए क्वालिटी डाउन थी उस टाइम पे, मैं क्यों बना रही थी इनको, तो उस टाइम पे इसका मतलब आपकी क्वालिटी रेज हो चुकी होगी और आपकी व्यूवरशिप रेज हो चुकी होगी। तो कोई भी चीज़ ऐसे ही महान नहीं होती, उसके लिए उसको एफर्ट लगाते हैं, समय लगता है, डेडिकेशन लगती है। और कुसुम ने भाई एक्चुअल में, मजाक से परे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बार ऑनलाइन टीम में जाता था इनके स्टिचिंग सेंटर से, इस तरफ करते थे तुम, और मैं बहुत बार इसको देखते पहचान लेता था क्योंकि इसके व्लॉग्स बार बार मेरे आगे आते थे। और जब भी मैंने देखा इसको ज़मीन पे बिछाई ही देखा कटिंग करने के लिए कपड़े को। ओके, तो रितु मैम के बारे में अंत में आप बताएं कि कौन सी एक बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है? मैम की कौन सी एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मेरे को मैम की सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात लगी है, मैम ना किसी में भी भेदभाव नहीं करती, पहली बात तो ये। और सेकंड, मैम हर एक बच्चे को ना आई कांटेक्ट बना के बात करती है, जिससे कि कॉन्फिडेंस भी बढ़े और बच्चे को समझ भी आए। क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं ना तो अगले बंदे को समझ आता है, उसको पता चलता है कि हाँ मैम मेरी तरफ देख रही हैं तो मेरे अंदर कुछ खास है। कल फेयरवेल पार्टी में जो आपकी थी, आपके बैच की,
आपकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, नो डाउट। उसके अलावा आपको कौन सी ऐसी ड्रेसेस थी जो अच्छी लगी, जिसको आपको कुछ सीखने को मिला कि हाँ यार इसने मज़ेदार कर रखा काम? मेरे को लगभग तो सभी ड्रेसें अच्छी लग रही थी, किसी में भी कमी नहीं थी, एक से एक चढ़ के थी सारी अब ड्रेसेस। की बार फिर मैं कम से कम पिछली बार सिक्कर ब्रांच की काफ़ी अच्छी ड्रेसेस थी और आप सब ने तारीफ़ की थी सिक्कर ब्रांच की, और अब की बार लगभग ब्रांचेज ने बहुत अच्छा काम किया, और अब की बार ड्रेसेस इतनी ज़्यादा अच्छी थी हर कोई कंफ्यूज हो गया था। हाँ, एक ड्रेस तो सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही कि कौन सी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक थी। क्योंकि हर फेयर में कंपटीशन बढ़ रहा था, और मैं कल बैठे बैठे वहाँ पे ये सोच रहा था कि अगली बार ये बच्चे क्या बनाएंगे। हाँ जी, और मैं भी बच्चों यही की ड्रेस- सोच रही थी। मैंने एक दीदी को बोला, मैं कहा ये जो ग्रीन बेस पे बना रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा थी, आप एक काम करना रियल फ्रूट की ड्रेस बनाना, वहाँ पे जब भूख लगती है तो वो खाने के भी काम आएंगे और सबसे यूनिक दिखेगी आपकी। एक मई बैच की स्टूडेंट पूछ रही थी मेरे से कि दीदी मेरे को क्या बनाना चाहिए, मैं कहा अपना रियल फ्रूट की ड्रेस बनाना, सबसे अलग दिखेगी। आप समझे, कुछ ना कुछ अतरंगी होना चाहिए जीवन में और मज़ा आना चाहिए, आप समझे, इंजॉय। अब कल आप मजाक से परे मैं आपको बताऊँ, भिवानी बेंच की जो रैंप वॉक थी वो बहुत लेट हुई थी, और बच्चे वहाँ पे लगभग 12 बजे पहुँच गए होंगे, और इनकी रैंप वॉक हुई है 8 बजे, और वहाँ लंच की व्यवस्था नहीं थी। अब आप समझे उन बच्चों का डेडिकेशन, 8 घंटे वेट करना सिर्फ पानी पे, और इतनी गर्मी, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर, और बच्चे ड्रेस को वियर किए हुए हैं, और कई बच्चों की ड्रेस तो इतनी भारी थी क्योंकि ब्लेजर पहन के जब मैं खुद बाहर जा रहा था दूसरी मिनट में पसीना आ जा रहा था और बच्चे बाहर खड़े थे। तो आप समझे जो ये कमेंट्स कर रहे हैं कि बच्चे गिर क्यों रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसी ड्रेसेस क्यों बना रहे हैं, वो आप उस चीज़ को समझो कि वो 4 रात पहले से जाग रहे थे, और ये प्रोफेशनल मॉडल्स नहीं हैं, गांव की लड़कियां हैं। अब ये 2 साल के बच्चे की माँ है, सिर्फ 22 साल की लड़की है, गांव से आई है, अब इसने कौन सा प्रोफेशनल मॉडलिंग सीखी है? नहीं भैया, मैंने तो पहले कभी नहीं किया। और जिन रैंप वॉक से कुछ बच्चों के जो कमेंट आए हैं, वो कमेंट हैं या मान के चलो वो फेक लगते हैं मेरे को, तो मुझे ऐसा लगता है तो भी इस चीज़ को ध्यान रखना जीवन में। अभी कुछ समझा रहा था कोई एम्प्लॉय, तो मैं उसको समझा रहा था कि किसी भी आईडी के नीचे कमेंट हो रहे हैं मान के चलो गलत, तो कह रहा जी कमेंट तो देखो आप ही कि ऐसा आ रहा है कि ड्रेसेस का काम क्या है। मैं ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की आईडी खोलो, पूरे वर्ल्ड के सबसे फेमस लीडर हैं, 101 मिलियन फॉलोवर हैं, कमेंट सेक्शन में उनका भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी पे मेरे को एक बात याद आई भैया, मैंने जिसकी ब्लेज़र बनाया ना, तो मेरे हस्बैंड गांव में गए हुए थे मम्मी के पास, हमको वीडियो कॉल की, उसी दिन मैंने ये रेडी किया था, तो मैंने पहन के दिखाया, वो बोले कि पहन के दिखा, मम्मी को दिखाना कि क्या बनाया है। पहन के दिखाया, मेरी सास बहुत राजी हुई उस दिन, मैंने देख कहना है कि वही कितनी बहुत बढ़िया सिल रखा है, कोई कह नहीं सकता कि ये तो ने सिल रखा है, ऐसा लग रहा है जिसके रेडीमेड है। और फिर जिठानी को दिखाया, जो मेरी जिठानी है, मेरे हस्बैंड के भाई की वाइफ है, उनको दिखाया, वो उनको भी आती है ना सिलाई। मेरे घर में सास है, ननंद है और जिठानी, तीनों को सिलाई आती है, सिर्फ एक मेरे को छोड़ के। लेकिन जो जिस लेवल की सिलाई यहाँ पे मैंने सीखी है ना, उस लेवल की सिलाई नहीं आती उनको, वो सिर्फ मैं ही हूँ इकलौती, पूरे ख़ानदान में मैं हूँ जो फैशन डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स करके और आगे इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी, वो सिर्फ मैं एकलौती हूँ अपने पूरे कुनबे में। तो उस दिन मेरी जिठानी ने मेरे को बोला कि तू ना मेरे सामने कटिंग मत करना और ना स्टिचिंग करना, तेरे को अगर तूने मेरे सामने कर दी ना तो मैं तो मिनटों में देखते ही बना लूँगी इसको। फिर मैंने बोला, मैं कहा दीदी पहली बात तो ये कि आपको आना चाहिए करना, अगर आप एक बार देखते इसको बना लोगे ना तो जो हमने पैसे लगाए वो मिनटों में हमारे बिल्कुल हमारी चुटकियों में पूरे हो जाएंगे, जो इतने पैसे लगाए हैं। क्योंकि घर में सभी को बनाना आ गया ना, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि तू हमारा बना दे, फिर आपके भी पास आएंगे। और मखा मैं तो चाहूँ कि आप बनाओ, हमने भी दिखा है कि भाई आप कितने टैलेंटेड हो। यहाँ ना हमने मैम के सारे मेथड भी सीख लिए, फिर भी मेरे को ब्लेज़र में 2 दिन लग गए भैया, पूरे 2 दिन मैंने इसी पे काम किया है। और सिलेबस तो मेरा रह गया था, सिलेबस मैंने बाद में कंप्लीट किया। आप समझे
कि 2 दिन में आपने पहली बार ये जो ब्लेजर बनाया वो भी इतना नियर टू परफेक्शन है, आप समझें। पहली बार ये ट्राई होगा आपका ये? हाँ जी बिल्कुल। अब जब आप इस ब्लेजर को करते 50वीं 100वीं बार बनाएंगे, और जब उसने ये बात बोली ना कि मैं तो एक ही बार देखते बना लूँगी, फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे को 2 दिन हो गए लगे हुए, कई बार तो मेरे समझ भी, एक बार तो कई 2-3 बार तो मैंने इसको अच्छे से समझा, इसको देखा कि भाई ये कैसे बनेगा, मेथड को समझा। हम मैम के सारे मेथड सीख चुके हैं, तब जाके मेरे को 2 दिन लगे हैं। और अगर किसी को पहले से सिलाई नहीं आती होगी ना, तो उसको शायद ही मेथड समझ आएंगे, क्योंकि ब्लेजर बना ही नहीं पाएगा बना ही नहीं ब्लेजर पाएगा। बनाना मतलब आप समझें, मतलब सही है, अच्छा एक लेवल है उसका। हाँ, ठीक है, क्योंकि ओके। इसकी मास्टर क्लास है ये, बहुत मेरे को सिलाई में ना लहंगे से भी ज़्यादा हार्ड लगा ये। अंत में जब हम इस इंटरव्यू को समाप्ति को लेकर चाहेंगे तो मैं चाहूँगा आप महिलाओं के नाम कोई संदेश दें। महिला को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि किसी के भी सामने झुक के नहीं रहना, अपना एक लेवल बनाना है कि आप जब अगला बंदा आपसे तू तड़ाक के बात करे ना, तो आप उसको जवाब देने के लायक हो, इस काबिल आपको बनना है, मेहनत करनी है। और जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो आपको सीखना है और उस पर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, ताकि आपको कोई दूसरा टोकने वाला ना हो। और जैसे कि आज़ादी महिला को कमी मिलती है, तो जब आप कुछ ना कुछ करने लग जाओगे ना, तो कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा और आप कहीं भी आ जा सकते हो अपनी मर्जी से। और जब पैसे कमाने लग जाओगे, सबसे बड़ी चीज़ तो मनी है। जब मनी आने लग जाएगी तो घर में भी इज़्ज़त होगी और ख़ानदान में भी इज़्ज़त होगी, और बिना मनी के तो कई बार तो घर वाले भी इज़्ज़त नहीं करते। तो आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि कुसुम स्वामी का बुटीक बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे एरिया में ये बता रहे हैं। और जैसा इनका एटीट्यूड लेवल है, जो बोलने का तरीका है और जो इन्होंने सीखा है, होपफुली आपको इनकी बातों से अंदाज़ा भी हुआ होगा कि इनका जो बोलने का लहजा था वो कितना अप टोन में है। और कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि कुसुम घमंडी है ये बातें सुन के, ऐसा नहीं होता। जब आप एटीट्यूड आपका बढ़ता है समय के साथ, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ स्किल आ गई है, मैं कुछ करूँगा या मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो जो आपका एटीट्यूड लेवल हो बढ़ना ही चाहिए। अगर मान के चलो आप यहाँ पे आए थे और यहाँ तक नहीं गया, तो फिर आपका आना ही यहाँ व्यर्थ था। आप यहाँ क्यों आए, क्या सीख के गए फिर यहाँ से? तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।